तो क्लास स्टार्ट। तो चलो बेटा, आज आपका वर्क पावर एनर्जी का लेक्चर 7th है। मोस्ट प्रोबेबली 1-2 लेक्चर्स में इसको भी हम वाइंड अप कर देंगे, थोड़े छोटे मोटे टॉपिक्स इसमें बचे हुए हैं। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने काफी सारी चीजें कवर कर ली थी। पिछली क्लास में हम लोगों ने सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो थी वो पोटेंशियल एनर्जी की चीज थी। पोटेंशियल एनर्जी पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। अब आज की क्लास में एक तो उसके 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड वी विल आल्सो अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद हम मैकेनिकल एनर्जी भी ट्राई करेंगे कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है वो भी समझें, और क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं मेजरली आज की क्लास में। तो क्योंकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्विक रिकैप कर लेते हैं अबाउट व्हाट वी स्टडीड इन द लास्ट क्लास। सो हेलो बेटा, तो ये बताओ कि पोटेंशियल एनर्जी का मीनिंग क्या होता है? मैम हाउ आर यू? आई एम गुड बच्चा, आप बताओ कैसा हुआ टेस्ट वगैरह, कैसे हो आप? 17वीं रैंक आई है मैम मेरी दिल्ली में। अरे पता नहीं वेरी गुड, दैट इज गुड, अच्छी बात है बच्चा। तब भी मेरे को मॉडल क्यों नहीं मिल रही, मेरे को बताएगा कोई? मिल जाएगी बेटा, मॉड्यूल भी मिल जाएगी, कोई टेंशन की बात नहीं है। आपने घर से टेस्ट दिया होगा ना? मैम मैं नहीं आ सकता कसम से, आप लोग जहाँ बुलाते हो ना वो मेरे घर से इतना दूर है कि मैं मेट्रो से आऊँ कुछ तो नहीं होता बेटा, कुछ नहीं होता। एक बार मैं बात करती हूँ कि टीम का क्या रहेगा आप लोगों का मॉड्यूल का, एक बार बात करके आपको बता दूंगी क्लियर। सही है, तब तक ये बताओ कि पोटेंशियल एनर्जी का क्या मतलब होता है, बाकी बच्चे ही बताओ। मैम वो एनर्जी जो एक बॉडी अपने अंदर स्टोर रखती है एक्शन को करने से पहले। वेरी गुड। तो यार ये ऐसी एक एनर्जी है जो बिकॉज ऑफ शेप या फिर बिकॉज ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ बॉडी किसी भी चीज के अंदर होती है। एक सेकंड बच्चा। तो पोटेंशियल एनर्जी जो आपकी एनर्जी होती है दैट इज देयर बिकॉज ऑफ हाउ द बॉडी इज, व्हाट स्टेट इज द बॉडी इन करेंटली, उसकी शेप क्या है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है। हम लोगों ने देखा था कि अगर हमारे पास कंजर्वेटिव कोई भी फोर्स है, अगर हमारे पास कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स है, तो ये कंजर्वेटिव फोर्स के रिगार्डिंग हमारे पास कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी की टर्म जरूर होगी। यही देखा था बेटा लास्ट क्लास में। अब इससे रिलेटेड अपन लोगों ने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। ठीक है बच्चा। Is it visible? Yes, ma'am. Right, I've changed my internet connection, so let's see if that helps. So now if I talk about gravitational potential energy, तो अब हम लोगों ने क्या देखा था कि सपोज अब मेरा कोई मास है जिसको हमने किसी हाइट पे ले आया है, जिस मास को हम किसी हाइट पे ले आए हैं, तो इस केस में हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आती है बेटा? mgh के बराबर आती है, जहां पर हम बोलते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड की जीरो अज्यूम कर रखी है कि ग्राउंड पे हमारी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। तो अब जो ब्लॉक है ऊपर जब उसको लेके जाएंगे हम किसी हाइट एच पे, तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh के बराबर होगी। यही पढ़ा था बच्चों हमने लास्ट क्लास में। वेरी गुड। सो लेट अस सॉल्व अ क्वेश्चन रिलेटेड टू पोटेंशियल एनर्जी। एक बार ये वाली चीज देखो, एक बार ये वाला देखो सिस्टम, और बताओ कि इस केस में हम पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं। So we have to determine the potential energy of a uniform vertical rod जिसका मास आपको कैपिटल M गिवन है, लेंथ आपको L गिवन है। तो बताओ इस केस में। mgl नहीं, mgl डायरेक्टली नहीं आएगा। सोचो कैसे आएगा। मैम जीरो तो नहीं? नहीं, जीरो भी नहीं आएगा। कैसे निकालोगे भाई, यहाँ पे ये पूरी की पूरी रॉड है, तो रॉड का एक हिस्सा आपका ग्राउंड पे है, एक हिस्सा आपका टॉप पे है। ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स होंगे इस रॉड के, उसकी कुछ अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, है ना? तो बेटा मैं क्या करूंगी, यहाँ पर हमारा इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज होएगा। सो लेट मी से कि यहाँ पर मेरे पास एक छोटा सा एलिमेंट है कोई, लेट मी से कि यहाँ पर मेरे पास एक छोटा सा एलिमेंट है डीएम, और ये जो डीएम एलिमेंट है इसकी कुछ लेंथ है आपकी डीएक्स के बराबर। ये जो डीएम एलिमेंट है इसकी लेंथ कुछ डीएक्स के बराबर है, एंड इट इज एट एक्स डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? Yes, ma'am. तो बेटा अगर आप ये जो रॉड है इसकी मास डेंसिटी निकाल लो, लीनियर मास डेंसिटी निकाल लो रादर, सपोज आप अपनी रॉड की लीनियर मास डेंसिटी निकालते हो,
सपोज आप अपनी रॉड की लीनियर मास डेंसिटी निकालते हो, तो लीनियर मास डेंसिटी का क्या मतलब हो गया, मास अपॉन लेंथ। आपको लिख रहे हो क्या मैम? तो वो क्या बेटा? MGL by आप कुछ लिख रहे हो? हाँ स्क्रीन नहीं आ रही मैम। आ गई मैम। ठीक है बेटा, मैंने क्या बोला, ये रॉड की हम लीनियर मास डेंसिटी निकाल लेंगे जो हमारे पास m by l आएगी, which is a constant. MGL by 2 also. mgl by 2 आ रहा है, वेरी गुड, यू आर राइट बच्चा, गुड जॉब। तो अब अगर हम ये जो एलिमेंट है इसका मास निकालेंगे, ये जो छोटा सा एलिमेंट है इधर, हम इसका मास निकालते हैं, तो ये जो डीएम एलिमेंट है इसका मास हमारा कितना आ जाएगा, जो लीनियर मास डेंसिटी है m अपॉन l मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ ऑफ दिस एलिमेंट dx। इज दिस पार्ट ओके? इज दिस पार्ट ओके गाइस, कि ये मास हमारे पास कैसे आया? अगर आपको मैंने 20 बॉल्स का मास दे रखा है कि 20 बॉल का मास 20 किलो है, मुझे एक बॉल का मास बताओ, तो क्या, सपोज मैं बोलूं आपको मुझे 2 बॉल का मास बताओ, तो क्या करोगे, पहले आप मास ऑफ ईच बॉल निकालोगे, उसके बाद बोलोगे कि चलो जितनी बॉल्स का मास निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 किलो मेरा आंसर है। तो वही मैंने यहाँ पर भी किया है ना, मैंने पूरी की लीनियर मास डेंसिटी निकाल ली। अब अगर मुझे dx लेंथ गिवन है तो उसका मास कितना हो जाएगा, लीनियर मास डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय dx। इज दिस ओके? यस मैम। ठीक है, तो अब अगर यस मुझे मैम। इस एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड छोटी सी पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, dm multiplied by g multiplied by the length from the ground which is equals to x. So this means that my छोटू सा potential energy will be m upon l, g आ जाएगा मेरे पास और x dx आ जाएगा। सही है बेटा? अब यहां पर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगी पूरी की पूरी रॉड के लिए। इतना समझ में आया? आगे चलूं? Yes. Yes, ma'am. ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको ना इंटीग्रेट करेंगे पूरी की पूरी रॉड के लिए। बेसिकली आपके पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप एक्स को कहां से मैम एक लेकर बार कहां फिर तक से इंटीग्रेट स्लाइड दिखाना। करोगे? हाँ देख लो बच्चा, मैम mg x dx कैसे आया मैम? m by l dx को gx से मल्टीप्लाई कर दो ना। अच्छा मैम, तो m by l को मैम हमने dx से मल्टीप्लाई करा। हाँ, ये हो ओके गया मैम, समझ m गया अपॉन समझ गया। l dx। यहाँ पर तुम gx से मल्टीप्लाई करोगे उसको, तो gx नहीं आ जाएगा बीच में? यस मैम। ओके मैम। सही है, अब इसको अपन यस इंटीग्रेट कर मैम। सकते हैं, कहां से लेकर कहां तक इंटीग्रेट करोगे, x तुम्हारा जीरो जीरो से से ले, L तक। वेरी गुड, सो वी विल इंटीग्रेट इट फ्रॉम 0 टू l, और ये क्या आ जाएगा, m अपॉन l g x dx। तो ये मास कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, l कांस्टेंट है, तो मैं खाली 0 से लेकर l को x dx को इंटीग्रेट करना है। तो क्या आएगा पावर रूल से, मैक्स बाय x square by 2 लिमिट्स आर 0 टू l। ठीक है बेटा, तो अब यहाँ पर हम अपनी वैल्यूज लग इन करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, m अपॉन l इंटू एल स्क्वायर अपॉन 2। तो आपका आंसर आ गया है, जो आपकी रॉड की पोटेंशियल एनर्जी आई है वो आपकी कितनी आई है, mgl by 2। सही है बेटा? Yes, ma'am. क्वेश्चन क्लियर? मैम हाँ बेटा, मैम आपने वो जो मैम आपने प्रीवियस क्लास के नोट्स शेयर नहीं करे। ठीक है बच्चा, मैं एक बार अभी चेक करती हूँ, बिटली पे डालती हूँ उसको। ठीक है बेटा, एक बार बिटली लिंक चेक कर लिया करो, बिटली लिंक पे अपलोड कर देती हूँ, बाकी एक बार मैं चेक करती हूँ। सही है, ये वाला क्वेश्चन समझ में आया सबको? यस मैम। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बेटा लेट मी गिव दिस क्वेश्चन ओनली इन अ डिफरेंट फॉर्म। सो दिस इज द क्वेश्चन व्हिच आई हैव गिवन टू यू। अभी तक हमारी जो रॉड थी वो मस्त ऐसे सीधी थी, अब मेरी जो रॉड है वो टिल्ट हो गई है। तो अब इस केस में क्या करोगे, ये चेकआउट करो। हाइट दिखा दीजिएगा इसका। निकालो, करो इसको, वही सेम प्रोसीजर फॉलो होना है एज इट इज, बस एक छोटी सी टर्म में चेंज आएगा और कुछ टर्म में चेंज नहीं है। मैम बस एल एल 10
साइन थीटा हो जाएगा। वेरी गुड ऑब्जर्वेशन, बहुत बढ़िया चीज बोली बेटा, मजा आ गया। और क्या यहाँ पर भी सेम प्रोसीजर फॉलो करोगे कि मैम एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं और ये छोटा सा एलिमेंट मैं बोल देती हूँ dx इसकी लेंथ है एलिमेंट की, एंड इट इज एट अ डिस्टेंस x, लेट मी से दैट दिस एलिमेंट का जो मास है दैट इज dm। तो अभी भी dm मास की वैल्यू तो सेम ही रहेगी, m/l मल्टीप्लाइड बाय dx, राइट। यहाँ पर चेंज क्या होगा कि अगर मुझे इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए कि इसकी हाइट कितनी है, तो मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए कि इसकी हाइट कितनी है। तो मेरे पास बेसिकली कुछ इस तरीके का ट्राइंगल बन रहा है दैट दिस इज माय x, दिस इज माय थीटा, दिस विल बी माय हाइट। तो ये तक cos थीटा से निकालोगे, है ना, cos थीटा विल बी इक्वल टू h/x। तो ये जो हाइट रहेगी, हाइट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x cos थीटा। तो अब अगर हम छोटी सी, नहीं कुछ गड़बड़ कर दिया मैं, साइन थीटा आएगा, सॉरी साइन थीटा, यस मैम। है ना, साइन थीटा आएगा। मैं भाई बोलूं कुछ गड़बड़ करी है मैंने। तो बेटा इसका मतलब क्या है कि अब अगर मैं ये जो छोटा सा पोटेंशियल एनर्जी लिखूंगी इस केस में, वो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, छोटा सा मास मल्टीप्लाइड बाय g मल्टीप्लाइड बाय जो ये हाइट है वो। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ du इन दिस केस, m/l मल्टीप्लाइड बाय g मल्टीप्लाइड बाय x sin थीटा मल्टीप्लाइड बाय dx। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो du की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तभी मैं बोल रही हूँ कि प्रोसीजर आपका डिट्टो सेम है। यहां तक समझ में आया? मैम ये ठीक है, अब इसके आगे हमारा सेम प्रोसीजर है कि u की वैल्यू कितनी हो जाएगी मैम, मैम पिछली समझ में नहीं स्लाइड आया दिखा मैम, दूं? लैग हो गया था मैम। अच्छा लैग हो गया था बेटा, कोई मैं ये बोल रही हूँ कि जो पिछला वाला केस था ये एज इट इज सेम केस है। यहाँ पर भी हम लोगों ने यही करना है कि एक छोटा सा मास हमने ले लिया डीएम के बराबर। तो ये जो छोटा सा मास है डीएम के बराबर, इसकी मास की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लीनियर मास डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय डीएक्स, राइट। यस मैम। तो ये मेरे पास डीएम की वैल्यू आ गई। अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो हमें क्या चाहिए, ये जो छोटा सा मास है इसकी हाइट चाहिए ना ग्राउंड से, की हाइट कितनी है, ऐसी रैंडम थोड़ी पोटेंशियल एनर्जी निकाल देंगे। तो वो जो हाइट निकलेगी वो आप ये ट्राइंगल से निकाल सकते हो ना, साइन थीटा यूज करके। तो मेरे पास साइन थीटा की वैल्यू आ गई h/x, मतलब जो हाइट है उसकी वैल्यू आ गई x sin थीटा, राइट। तो अब इसका मतलब क्या है कि ये जो मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, dm मल्टीप्लाइड बाय g मल्टीप्लाइड बाय h। तो यहाँ पर dm की वैल्यू m/l dx के बराबर है ही, g की वैल्यू मैंने डाल दी, h की वैल्यू मैंने डाल दी x sin थीटा। मतलब वही सेम एग्जैक्ट वाला केस है, बस वहां पर हमारा x था, यहाँ पे हमारा x sin थीटा है, और कुछ डिफरेंस नहीं। सही है बेटा, चलूं आगे? मैम ठीक है, अब आप इसको, हाँ बेटा चलो चलो, अब इसको आप इंटीग्रेट करके आंसर निकाल लोगे, 0 से लेकर l तक m/l g से मल्टीप्लाई हो गया x sin थीटा। मैम आपका जल चित्र थमा हुआ है। सेकंड अच्छा मैम मेरे को ये सब क्वेश्चन सबसे पूछना था, ये मेरे साथ होता है सबके साथ होता है कि जब आप स्क्रीन शेयर कर रहे हो तो आपकी वीडियो ना पोस्ट होती है। अच्छा आप बताओ, बाकी के साथ भी हो रहा है क्या? मैम नेट स्लो होता है, अगर हमारा तो नहीं दिखती अभी तो दिखा। यस मैम। हाँ तो फिर मेरे को लग रहा है मेरा इंटरनेट वीक चल रहा है, इंटरनेट वालों से बात करती हूँ बेटा मैं। मैम एयरटेल वालों को बोलो कि आप 50 रुपए काट लोगे उनके। हाँ एयरटेल वालों को बोलती हूँ कि मैं कटवा लूंगी आपका इंटरनेट। अभी आई स्क्रीन? हाँ स्क्रीन आ रही है। ठीक है, अब इसको भी इंटीग्रेट करोगे तो वही, हाँ वही सेम आंसर आएगा। ये सब कुछ कांस्टेंट है, साइन थीटा भी कांस्टेंट है, इंटीग्रल ऑफ 0 से लेकर l x dx ही बन जाएगा। So this will again be equal to that answer only. Only the concept of sin theta will come. बस ये भी आपके पास x²/2 आएगा 0 से लेकर l तक। जब मल्टीप्लाई कर दोगे ये पूरी की पूरी चीज को, तो पोटेंशियल एनर्जी की आपके पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, mgl sin theta upon 2। Is this okay बेटा? यस सर, यस मैम। ठीक है, ये वाली चीज क्लियर हुई? यस मैम। चलूं आगे? यस मैम। मैम हाँ बेटा। आपने बोला था मेरी अटेंडेंस बताओगे कितनी परसेंट है, तंग हो गया हूँ, सर से भी पूछा सर भी नहीं बता रहे हैं, मैं आप भी नहीं चेक बता रहे करती हो। हूँ बेटा, एक बार मुझे ना व्हाट्सएप पे आप टेक्स्ट करो अभी बेटा। नंबर सेव नहीं कर रखा है मेरा।
हाँ, मैं एक बार आगे वाली टीम को फॉरवर्ड करती हूँ वो वाला चीज, फिर वो बता देंगे आपकी अटेंडेंस कितनी है। मैम मैं भी आपसे डाउट पूछना मुझसे पे आज आपने ट्राई ठीक है, किया। मैं आज एक बार वो भी चेक करती हूँ फिर एक बार। मैम बोलेंगी 10 दिन का सारा एक के बार में डायरी में लिखूंगी और 10 दिन बाद व्हाट्सएप एक के बार में सारा। नहीं नहीं, हाँ अरे हाँ मेरा हाँ। व्हाट्सएप हैज बिकम सुपर मेसी, बट आई ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू ऑल ऑफ द प्लीज। यार मैं पहली बार देख रहा हूँ कि लड़कियों को व्हाट्सएप नहीं खुल रहा है। बताओ, ऐसे ऐसे तो सेक्सिज्म आ गया है यहाँ पे अभी जय। नहीं कोई नहीं नहीं, मैंने सुना था लड़कियां उम्मीद से जल्दी रिप्लाई देते हैं और आपके केस में उल्टा है। हमारे या केस तो में मेरा उल्टा है। डाटा गलत है आपका डेटा गलत है, दैट इज व्हाट आई या फिर आप फील। एक्सेप्शनल केस हो। क्या आप एक्सेप्शनल केस हो? नहीं नहीं, आपका डेटा ही मैम गलत है बेटा। हाँ बच्चा, मैम ये कुछ नहीं है। फिर से बोलो। मैम मैं कह रहा था कि ना विजय ने गर्ल्स का सर्च किया होगा ना। हाँ राइट राइट, नहीं मैं बोल रही हूँ उसका डेटा इनकम्प्लीट है, वो कुछ नहीं कर सकते। क्या बोला उसने? जो भी बोला सही बोला, बस जिसको समझ आ गया आ गया। हम अब आप जानते आगे हो चल मेरे लो को सबके ना सब। 1.25 पे ना अब रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी कि मेरी किसने कैसी झंड मारी गई है। गॉड, इतना मतलब जैसे रिकॉर्डिंग मेरी क्लास की वैसी ही देखते कि मैम कॉन्सेप्ट देख ले। अब रिकॉर्डिंग आप इसलिए इतने देखना अच्छे चाह रहे हैं। पढ़ाते हैं, अब आपकी पढ़ाने की गलती है ना कि आप इतना अच्छा पढ़ाते हो, देखने की हाँ कोई अच्छा, नहीं देखने की रिकॉर्डिंग की जरूरत नहीं पड़ती, तो ऐसे फ्लैटरिंग वाला चीज हो गया। चलो नहीं मैं इतना अब आ अच्छा जाओ। आदमी नहीं हूं कि मैं झूठी तारीफ करूंगा। नहीं, अब इस तरीके की थोड़ा सा सिचुएशन पे आओ। डायग्राम दिख रहा है, मैंने स्प्रिंग का बढ़िया सा बनाया है। ये बढ़िया सा है, क्या कर सकते हैं। इतना ही बनता है बस, बढ़िया है ऐसे 3D बना दिया एकदम बढ़िया स्प्रिंग। यस मैम। ठीक है, तो बेटा अब सपोज ये स्प्रिंग तुम्हारा इनिशियली पोजीशन पे था कुछ एक्स आई, इट वाज एट सम इनिशियल पोजीशन एक्स आई। अब जो स्प्रिंग की पोजीशन है ना, तुमने इस पे मस्त ऐसे फोर्स वगैरह लगाकर इसको खींचकर आप इस तरीके से ले आए हो। तो हमें पता है कि इस केस में स्प्रिंग में कुछ रिस्टोरिंग फोर्स भी डेवलप होती है। दिस इज माय एफ रिस्टोरिंग सपोज, इसको हम एफ ऑफ स्प्रिंग बोल देते हैं। तो देयर इज सम डिफरेंस डेल्टा एक्स इन दिस केस, कैन यू गाइस सी दैट? है यस ना मैम। बेटा? तो अब स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी भी आएगी यहाँ पर। क्यों? स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है? इट इज द नेगेटिव ऑफ वर्क डन, इट इज द नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग की फोर्स भी कंजर्वेटिव होती है, सो इट इज द नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव स्प्रिंग फोर्स। It is the negative of work done by conservative spring force as the system goes from screen visible है बेटा? यस मैम। मैम विजिबल है। चलो बहुत बढ़िया। As the system goes from initial to final configuration, initial to final configuration, ठीक है। तो अब तुम्हारा सिस्टम जो है वो कुछ इनिशियल से फाइनल कॉन्फ़िगरेशन पे गया है, उसमें कुछ स्प्रिंग फोर्स एक्ट कर रही है जिसकी वजह से तुम्हारी कुछ ना कुछ यहाँ पर वैल्यू भी आएगी। अब अगर आप वर्क डन कैलकुलेट करोगे तो वर्क डन का जो वैल्यू आएगा स्प्रिंग के केस में, ये वाली चीज हम पहले भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वर्क डन इन द केस ऑफ स्प्रिंग विल बी व्हाट? माइनस हाफ इंटू माइनस हाफ के कॉन्स्टेंट एक्स एफ का होल स्क्वायर माइनस एक्स आई का होल स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर जो तुम्हारी फोर्स लग रही है वो तुम्हारी कुछ एफ एक्स के बराबर लग रही है, तो अगर आप एफ एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट करते हो तो मतलब जो फोर्स लग रही है हमारी के एक्स के बराबर लग रही है, तो जब के एक्स को इंटीग्रेट करते हो तो के एक्स स्क्वायर बाय 2 आता है। तो वहीं से हमारा जो वर्क डन बाय स्प्रिंग आएगा तुम्हारा, वो आ जाएगा तुम्हारा नेगेटिव, बिकॉज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो आप लोगों को याद होगा कि वर्क डन जो होगा स्प्रिंग का, what I'm saying is it is basically negative of integral of kx dx। ठीक है, तो यहाँ पर अगर तुम इसमें xi से लेकर xf तक की लिमिट लगा दो, सो दिस विल बी द वर्क डन व्हिच यू विल ऑब्टेन। ये वर्क डन आ गया बेटा, तो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली आ गई। यस मैम। ठीक है, तो यहाँ से अब अगर आप चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे, यूएफ माइनस यूआई निकालोगे, दैट विल बी नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द स्प्रिंग, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द स्प्रिंग, सो दैट विल कम आउट टू बी इक्वल टू हाफ के एक्स एफ का स्क्वायर माइनस एक्स आई का स्क्वायर। तो अब यहां पर भी यही होता है कि इफ यू से दैट इनिशियली आपने एक्स आई आपका 0 था, आपका जो स्प्रिंग था वो नेचुरल लेंथ पे था, इनिशियली आपका जो स्प्रिंग था वो आपने स्ट्रेच नहीं कर रखा था, वो अपनी नेचुरल स्ट्रेंथ पे था, तब मेरी पोटेंशियल एनर्जी 0 थी। उसके बाद आपने इसको स्ट्रेच कर लिया है, उसके बाद आपने इसको स्ट्रेच कर लिया है, तो जो आपकी फाइनल पोटेंशियल फाइनल जो आपकी लेंथ है दैट इज इक्वल टू सम वैल्यू ऑफ एक्स। तो ये वाले सिचुएशन में आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसका एक्सप्रेशन थोड़ा सा और इजी हो जाता है। So you directly get the potential energy as half kx square, half kx square।
सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट दैट पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग के केस में हमारी हाफ kx स्क्वायर होती है। ये वाली सारी जो चीजें रहेंगी वो हम वेव्स और ऑसिलेशंस में और डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर है बच्चों ये चीज भी? ठीक है, ये क्लियर करो। उसके बाद एक मैकेनिकल एनर्जी का कॉन्सेप्ट और पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और मैम मेरे को पिछली पिछली वाली स्लाइड दिखा दीजिए। अच्छा एक सेकंड देख लो बेटा। मैम हाँ तो मैम मैंने छाप लिया है, तो मैं आपसे एक नॉर्मल कन्वर्सेशन करता हूँ, मारना मत मेरे को चांस पर। करूँ? हाँ हाँ बोलो फटाफट जब तक बच्चे तो छाप मैम रहे हैं। जब मैम हमारा ड्रोन का इवेंट चल रहा था, तो जिस दिन फाइनल्स थे ना, तो मैम हम्म। उस दिन मैम इंडियन कंट्री में सिर्फ दो, एक हम थे और एक बैंगलोर की वीआईटी ओह जो है वहां की कंट्री, मतलब स्टेट, इनसे दो ही थे। बाकी सारी जो स्टेट कंट्रीज थी वो आउट रही थी, मतलब अच्छा। जितनी भी टीम वहां पे आ रखी थी। तो तो जैसे ये हमारे जो साथ आपका कंपटीशन था इसमें किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? ये क्वेश्चन नहीं मैम, ये फिर इवेंट था मैम, इसमें ड्रोन उड़ाना होता है, मतलब ये कह दो ना एक ओह तरीके से। सो बेसिकली यू गाइस कंस्ट्रक्टेड अ ड्रोन एंड देन यू फ्लू इट एट दैट इवेंट। यस मैम। ओह नाइस यार, ऐसे ये तो ऐसे पूरा इंजीनियरिंग वाला स्टफ करना शुरू हो चुके हैं बच्चे हमारे। नहीं ठीक तो है सुनो, तो बहुत अब बढ़िया। ना मेरा इंटरेस्ट ना मैम, सच बताऊं तो ना, प्रोटोटाइप्स पे नहीं था। जो वैसे जो बाहर की कंट्रीज के प्रोटोटाइप्स है मैम, वो हम्म। अंधा पैसा, ये कह दो ना, पैसा इतना लगा दिया अपने प्रोटोटाइप्स पे कि हम, मतलब जितना इमेजिन हम कर सकते हैं ना कि इतना बजट होता है, उससे दुगना तो उनका बजट था। राइट राइट राइट। तो फिर हमने क्या किया, मैं तो वहां पे मैम एमआईटी से बच्चे आ रखे थे, स्टैनफोर्ड से बच्चे आ रखे थे हम्म। मैम। इवन मैं एमआईटी वालों से जब बात कर रहा था ना, ऐसा लग रहा था जैसे कितने पढ़ते होंगे ये लोग। नहीं अच्छा है। तो सब मैम बच्चे ऐसे मैं अब अगली बार अभिजय के साथ जाओ ड्रोन उड़ाने। मैम नहीं मैम, बहुत सारी चीजें उन लोगों ने बताई कि एमआईटी में स्कॉलरशिप फॉर्म निकलते हैं। मैम बस एक हाँ सेकंड बेटा। और 3 साल। मैम पीछे कर दीजिए। अच्छा पीछे कर दूं? हाँ जी। नहीं बेटा मतलब वहाँ स्कॉलरशिप फॉर्म्स ना आपके सारी फॉरेन यूनिवर्सिटीज में निकलते हैं। की वो एलिजिबिलिटी एज फाइनेंशियल भी तो होती है ना, वगैरह भी होती हैं हाँ एमआईटी की मतलब। सबसे हल्की है। वही 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 मैं वही बोल रही हूँ कि आपकी सारी ये फॉरेन यूनिवर्सिटीज में फॉर्म्स में निकलते हैं। अगर किसी बच्चे को फॉरेन में जाने में इंटरेस्ट है तो वही है कि आपको टेस्ट वगैरह देने पड़ेंगे उसका थोड़ा सा, और फाइनेंशियल एड वगैरह, वरना हर कॉलेज में अवेलेबल होती है। तो मैम ये एवरी कॉलेज अमेरिकन दे कंट्रीज कुछ के होगा। हिसाब से अगर हमारा देखा जाए ना, तो मैम वहाँ पे होता है कि अगर किसी की फैमिली इनकम एनम $50,000 से कम है, हम हम्म। $50,000 80 से मल्टीप्लाई करें तो लगभग लगभग इंडिया के अंदर कम ही लोग, बहुत रेयरली केस होगा कि किसी बहुत की कम। एनम में पचास राइट पचास राइट। हजार डॉलर नहीं दैट्स वो दैट्स वहां पे। नॉट मतलब दैट्स अ नियर परसेंटेज आई गेस 0.1 यस मैम। मतलब 1 के भी नीचे परसेंटेज होएगा वैसा वाला इंडिया में तो। और मैम उसके बाद ना सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि वहां पे ना, जैसे वो ओके लोग ओके बता मैम रहे थे कि जब हो गया मैम। हम्म। स्कॉलरशिप चलो। फॉर्म्स में से आउटर स्टूडेंट्स के जो वो भरते हैं, हम्म। तो उन लोगों ने बताया कि उनको एक अलग रिबेट मिलता है अगर वो ऐसी कंट्री जैसे इंडिया हो गया, मालदीव्स हो गया, हम्म। नाइजीरिया, इन सबको अलग रिबेट मिलता है। अच्छा। नहीं ये कूल कूल मतलब है। उनको अब ऐसे अभिजय को सब पता है ऐसे फॉरेन यूनिवर्सिटीज के बारे में, तो जो बच्चा इंटरेस्टेड है कांटेक्ट हिम। वो ऐसे मस्त एक्सप्लेन कर देगा। आपस में भी आप लोग ऐसे मेजर टेस्ट के दिन बताओ आप लोग आपस में मिले। मैम मैं नहीं आ सकता था, मैंने बताया हाँ मैं। आप नहीं आए चलो कोई नहीं। अब बाकी बच्चे जो आए डिड यू गाइस मीट? ऐसे पहचान भी नहीं पाए होंगे मुझे लग रहा है अगर सेम रूम में भी बैठे होंगे। हाँ तो कोई बच्चा नहीं मिला है मेरे को पता चल मैम चुका आप है आए ये थे? चीज। नहीं बेटा आई वाज नॉट देयर। खुशी मैम वाज देयर, आई वाज नॉट देयर। हाँ बेटा। मैम मैं भी ऐसे नहीं आ सिखा। पाई। आवाज क्लियर नहीं आ रही बच्चा, कुछ नहीं होता। चलो करते हैं क्लास के बाद 5-10 मिनट थोड़ी सी बात इस चीज के बारे में भी। अब आ जाइए मैकेनिकल एनर्जी के टॉपिक पे। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है यार, ये भी अच्छा टॉपिक है। मैकेनिकल एनर्जी बेसिकली होती क्या है? मैकेनिकल एनर्जी बेसिकली होती क्या है? इट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। इट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो तुम्हारी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। बस इतना ही है, बस इतना ही है। ठीक है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज तुम्हारी बेसिकली होती क्या है कि अगर तुम अपनी कंजर्वेटिव फोर्सेस वगैरह के सबके बारे में बात कर रहे हो, अगर तुम सारी की सारी चीजों के बारे में बात कर रहे हो, तो हमें पता है कि वर्क डन जो होता है हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम से, वी नो फ्रॉम दी वर्क एनर्जी थ्योरम कि जितना भी हम वर्क डन कर रहे हैं वो हमारा काइनेटिक एनर्जी के चेंज की तरह आ रहा है हमारे पास। सो बेसिकली वर्क डन बिकॉज ऑफ कंजर्वेटिव, जो कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, वर्क डन बिकॉज ऑफ नॉन कंजर्वेटिव एज वेल। सपोज हमारे पास कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस है, फ्रिक्शन टाइप की फोर्सेस है, प्लस वर्क डन बिकॉज ऑफ जो भी हमारे पास इंटरनल एक्सटर्नल कोई भी फोर्स है। तो इसके केस में हमारे पास
काइनेटिक एनर्जी का जो चेंज होता है वो आ जाता है। अगर मैं सपोज बोल रही हूँ कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हमारी प्रेजेंट ही नहीं है, अगर मैं ये चीज बोल रही हूँ आपको कि हमारी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस प्रेजेंट ही नहीं है, तो उस केस में हमारा जो ये वर्क डन होएगा बिकॉज ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस आएगा। कोई भी हमारी अगर एक्सटर्नल फोर्स लग रही है उसकी वजह से आएगा, इंटरनल फोर्सेस की वजह से वर्क डन तुम्हारा 0 होता है, दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यही पढ़ा है वर्क डन के कॉन्सेप्ट में हमने, जो वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा था। यस मैम। ठीक है बेटा, यस मैम। ठीक है बच्चा। तो अब मैं यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट चीज लिख सकती हूँ कि ये जो वर्क डन है बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल, जो भी मेरा एक्सटर्नल वर्क डन हो रहा है, दैट इज इक्वल टू व्हाट, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बिकॉज ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बिकॉज ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा ये जो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बिकॉज ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स है, ये तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी के बराबर नहीं हो गया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। हाँ बेटा, मैम मैकेनिकल एनर्जी तो ज्यादा केसेस में 0 होता होगा ना, क्योंकि ज्यादातर केसेस में तो ये होता है ना कि इट्स नॉट पोटेंशियल जीरो, और इट्स कांस्टेंट। हाँ इट्स नॉट जीरो, इट्स कांस्टेंट। ओके। ठीक है, कभी भी आपकी यार काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कैंसिल आउट नहीं करेंगे, मतलब जीरो नहीं होता है किसी भी पॉइंट पे, आपका कांस्टेंट आ सकता है, जीरो भी हो सकता है बट कांस्टेंट होता है। अगर आप किसी भी चीज को देखते हो, ऑब्जर्व करते हो, तो इट इज कांस्टेंट। सही है बेटा। सो बेसिकली यहीं से आपके पास आ गया कि ये जो वर्क डन है एक्सटर्नल सोर्सेस की वजह से, ये आपका एक तरीके से मैकेनिकल एनर्जी का चेंज आ रहा है, एंड इट इज कमिंग आउट एज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये ब्रीफली इसका एक छोटा सा प्रूफ हो गया, जो आपका कहीं पूछा नहीं जाएगा, बट ठीक है, पता होना चाहिए। मैम आपने यहाँ पे इंटरनल की जगह एक्सटर्नल कैसे लिख दिया सेकंड अच्छा इक्वेशन में? सॉरी, मैंने वहां पे ऊपर गलत लिख दिया, एक्सटर्नल ही आएगा, इंटरनल फोर्सेस की वजह से हमारा जो वर्क डन है वो 0 होता है। इज दिस ओके? यस सर मैम। Yes, ma'am. ठीक है बेटा। तो अब मैं क्या बोल रही हूँ कि अब अगर इस सिचुएशन में आपका जो वर्क डन है बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज, उसको मैं 0 बोल दूं, अगर ये जो वर्क डन बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज है इसको मैं 0 बोल दूं, तो इसका मतलब क्या होगा कि मेरा चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी विल बी 0। सो सिंस चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी इज 0, since change in mechanical energy is 0, that is why we say that जो हमारी mechanical energy होती है that remains constant, that remains constant, and this is a very important result। इसी को आप conservation of energy कहते हो। यही जो मैंने लिखा है ना यहाँ पे कि आपकी मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट है। अच्छा एक सेकंड बेटा, be the screen is visible। यस मैम। ठीक है, मैंने बोला कि ये जो मैंने यहाँ पे रिजल्ट लिखा है दैट चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी 0 है, तो आपकी जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कांस्टेंट आती है। यही आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रिंसिपल है, जो बेसिकली हमें क्या बोल रहा है कि मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट है। मतलब अगर मेरे पास कोई सिस्टम है, उसमें इनिशियली कुछ काइनेटिक एनर्जी है, इनिशियली कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, अगर मैं उस सिस्टम को किसी और स्टेट पे लेके जा रही हूँ, तो जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगी उसका सम, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो होगी और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो होगी उसका सम आपका कांस्टेंट रहना चाहिए। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो आपका पूरे टाइम फिजिक्स में आपका यूज होता ही होता है। इज इट ओके? यस मैम। Yes, ma'am. Okay. ठीक है, अगर आपके पास इंटरनल फोर्सेस वगैरह भी होती हैं, तो उस केस में जो वर्क डन बिकॉज ऑफ इंटरनल फोर्सेस होता है वो आपका मैकेनिकल एनर्जी के इक्वल हो जाता है, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। अगर आपकी जो ये इंटरनल एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से आपका 0 है मामला, उसकी वजह से वर्क डन 0 है, तब आपकी जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो कांस्टेंट रहती है। हाँ बेटा, मैम एक बार वीई वापस बता दो, वी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बताना है? वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है कि आपकी जितने भी बॉडी में फोर्सेस लग रहे हैं उन सबकी वजह से वर्क डन जो हो रहा है, वो सारे के सारे वर्क डन को आप ऐड कर लो, तो आपके पास जो भी सारा वर्क डन होएगा वही आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। दैट इज व्हाट द वर्क एनर्जी थ्योरम टेल्स मी। ओके ठीक है बेटा। यस मैम, अब छाप लेने दो मैम। अच्छा आप छाप लो, कोई नहीं, फिर अपना आगे चलेंगे। इसके क्वेश्चन सॉल्व करने रह गए हैं अब, और कुछ नहीं बचा है। उसके बाद आई थिंक हमारा एक जो टॉपिक बचा है वो ये बचा है कि फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन होता है। सो दैट इज आल्सो वैलिड फॉर एवरी, इट इज वैलिड फॉर कूलम्स मैं लॉ। पूछ रहा था आपसे हम्म, मैम, जैसे मैम हमारे स्कूल में वो आए थे, उनका क्या नाम है, मैथ्स वाले सर आए थे, वैसे आप भी नहीं आ सकते हो जब केकेटी से छुट्टी पे होते हैं? करूंगी। आई नहीं, वो थोड़ा डिफिकल्ट है, मैंने ऑनलाइन क्लासेस ली थी जब मैं व्हेन आई हैड टू टेक क्लासेस, मेरा आना इज अ लिटिल डिफिकल्ट।
हाँ नहीं, आप तो वहां भी रहते हो ना, उसको क्या कहते हैं, साउथ के नॉर्थ कैंपस। हाँ, so that's a little further away from my place. बहुत दूर है। जिस दिन जीता था उस दिन मैं अकेले वहां से आ रहा था रिक्शा पे। Hmm. बड़ा कर लिया हॉन्टेड नोट डाउन? एक्सपीरियंस। ऑन द वे, लास्ट लाइन। अच्छा, वेरी गुड, करो करो। ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसका कॉन्सेप्ट खाली मैकेनिकल एनर्जी का यही है कि आपका जो काइनेटिक एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है, उसका जो सम होता है वो आपका कांस्टेंट रहता है। तो वही वाली सिचुएशन अब आपकी ऑलमोस्ट जेई के जो ये वर्क एनर्जी थ्योरम में क्वेश्चन होते हैं उसमें मेजरली आपका वही लगना होता है। मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम लगेगा या तो फिर इस चैप्टर से, या फिर आपका ये जो मैकेनिकल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है वो लगेगा, उसी से आपके क्वेश्चन निकल जाते हैं। बाकी तो इसमें और कोई कॉन्सेप्ट है नहीं चैप्टर में। मैम ऑल सेट मैम, चलो। लो बेटा, नेक्स्ट वाला भी नोट डाउन कर लो। तो ये भी दे क्या? इसके बाद एक क्वेश्चन मिनट, सॉल्व करेंगे ना, फिर वो नोट डाउन करना होगा। रुक जाओ रुक जाओ। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है तो थोड़ा सा अपना दिमाग में लेके चलो कि कैसे कैसे करना है। मैम अगर हम एनर्जी को अपनी जैसे मान लेते कांस्टेंट हम लेते हैं ये अपना, हम्म। मैम, तो हम्म। मैम ये नहीं कह सकते कि हमारा जो ये पूरा वर्क एनर्जी थ्योरम का केस होता है पूरा इक्विलिब्रियम पे चलता है, क्योंकि एनर्जी तो हम एक तरीके से कांस्टेंट ही ले रहे हैं और एनर्जी एनर्जी कांस्टेंट फॉर्म होने का की। ये थोड़ी मतलब है कि इक्विलिब्रियम है। यार जैसे आपका पेंडुलम है, तो यस पेंडुलम के मैम। केस में पेंडुलम आपका पूरा मूव कर रहा है, उस केस में भी आपकी मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। बट वो इक्विलिब्रियम पे नहीं है ना, वो तो आपका मस सिस्टम ऐसे मूव कर रहा है, उस पे अनबैलेंस फोर्सेस लग रही है। ओके मैम। ठीक है, अभी वी विल स्टडी ऑल सच सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स एज वेल लेटर ऑन। मैम ओके मैम। चलो अभी बताओ, चलूं आगे? मैम यस मैम, पहले ही हो गया था। ठीक है, हाँ ये वाला मैम। क्वेश्चन देखो, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 2 मिनट दे दो बस, तो 2 मिनट एक ले सौ लो, एक बीस बार ट्राई सेकंड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। वैल्यू रूट में है। हम्म। ओके, आस पास है, रुको क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको आप दोनों तरीके से अंडर सॉल्व रूट कर सकते हो। अंडर रूट एम वी स्क्वायर बाय के। राइट राइट, दैट इज द राइट आंसर, गुड जॉब। बाकी बच्चे भी निकालने की कोशिश करो, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये मेरे तुक्के में आंसर आया, मेरा आंसर कुछ और था, मतलब अगर देखा जाए तो। चलो ठीक है, आंसर सही आ चलिए। गया, वो इम्पोर्टेंट है। इसको अभी जो हमने ये प्रिंसिपल पढ़ा है सॉरी। ना, उससे सॉल्व करेंगे। हाँ मैंने भी उसी से किया है, पर मेरा आंसर जो मैंने आपको बताया है ना, अंडर रूट एम बी स्क्वायर अपॉन के, वो नहीं आ रहा है एक्चुअल। वो फिर मेरे 3 स्टेप पहले ही आंसर आया था। अच्छा, तो हाँ एक बार तो आप इसको कह निकालने की सकती हो कि कोशिश करते हैं। इट इज नहीं, जस्ट अ सही आ गया आंसर। तुक्का, तो सही गया है। हाँ, तो तुक्का सही चला गया ना, वही इंपॉर्टेंट होता है। तो ना अब ना थोड़ा सा इस क्वेश्चन को पहले समझने की कोशिश करो, एंड लेट मी ड्रॉ द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट सो दैट यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग बेटर। ये हमारा ऊपर का जो प्लेटफॉर्म है वो है। ठीक है, ये हमारा ये प्लेटफॉर्म आ गया। थोड़ा सा ऐसा अच्छा सा डायग्राम बनाऊंगी ताकि दिक्कत ना आए। अब मैम आपकी इनिशियली, स्क्रीन नहीं आ रही। वेरी गुड, सो प्राउड। रुको, अभी ला रही हूँ स्क्रीन। आ गई मैम। आ गई, बहुत बढ़िया। अब इनिशियली मेरा ये ब्लॉक मास
का इससे लटक रहा है और ये मेरा यहाँ पर है। ठीक है बेटा, सो लेट मी से कि मेरा जो भी ये स्प्रिंग था उसकी कुछ ऐसे रेस्ट पे लेंथ होनी चाहिए थी L0, और अब उसकी जो ये लेंथ है वो कुछ x0 के बराबर यहाँ पर एक्सटेंड हो गया मेरा जो ये स्प्रिंग है। ये जो x0 है इसकी अपन वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? ये जो x0 होता है इसकी आप वैल्यू भी निकाल सकते हो। नीचे की डायरेक्शन में mg फोर्स लग रही है, ऊपर की डायरेक्शन में आपकी kx फोर्स लग रही है। ऊपर की डायरेक्शन में आपकी kx0 फोर्स लग रही होती है। तो यहाँ से आपके पास x0 की वैल्यू भी आ जाएगी। कितनी वैल्यू आएगी? mg/k। इज दिस ओके? ठीक है, ऐसे ही स्प्रिंग वाले क्वेश्चन कर रहे थे हम लोगों ने कि हाँ स्प्रिंग है, स्प्रिंग के अंदर kx0 फोर्स लग रही है, टेंशन की तरह ही kx0 फोर्स लगती है। तो ये x0 की वैल्यू कितनी होगी? mg/k के बराबर आती है। सही है बेटा? मतलब यही था। आगे भी कर रही है, ये वाला डायग्राम क्लियर है? अब आपको मैम। बोला गया है कि इनिशियली इट इज मूविंग विद सम वेलोसिटी v नीचे की डायरेक्शन में। तो बेटा अगर ये कुछ वेलोसिटी v से नीचे की डायरेक्शन में मूव करेगा, ये फाइनली किसी एक स्टेट पे आ जाएगा जहां पर इसकी जो वेलोसिटी है वो 0 के बराबर है ना। इसकी लेंथ पूरी एक्सटेंड हो चुकी स्प्रिंग की, जहां पर इसकी जो वेलोसिटी है वो 0 के बराबर है, वो इसकी कुछ फाइनल स्टेट होगी। सही बात है, उस पे ये रेस्ट पे आएगा तब इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। So let me say कि the distance between these two heights, the difference between these two heights, the difference between these two heights is equals to h. The difference between these two heights is equals to h. And let me say कि ये वाली जो मेरी स्टेट है ये इसको मैं ग्राउंड स्टेट मान रही हूँ। ग्राउंड स्टेट मानने का क्या मतलब है कि इसकी वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो मेरी 0 के बराबर होगी। यही सारी असम्पशंस मैंने करी है, इनसे मेरा आंसर आता है। ये पार्ट समझ में आया? आ गया। दिस पार्ट ओके? अब हमें लगाना है हमारा जो थियरम हमने पढ़ा है, दैट इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² हो जाएगी, वहां पे वेलोसिटी v के बराबर है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? m0। एक तो ये जो स्प्रिंग है इसकी वजह से कुछ पोटेंशियल एनर्जी आनी चाहिए, x0 उसमें एक्सटेंशन है, और एक मैंने बोला है कि ये जो ग्राउंड स्टेट है वो मैंने सेकंड वाले केस में अज्यूम करी है। तो ये जो हाइट h है, ये ब्लॉक तो हाइट h के ऊपर है ना, तो यहाँ पर भी तो प्लस mgh आ जाएगा। तो प्लस mgh प्लस हाफ k x0 का होल स्क्वायर, दिस विल बी माय इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। एक तो बिकॉज ऑफ द हाइट और दूसरा बिकॉज ऑफ द स्प्रिंग। इज दिस ओके? मैम लेलन टॉप। क्या? मैम एकदम बढ़िया मैम, आप जोक नहीं समझते थे। अच्छा एकदम बढ़िया, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमारी 0 है क्योंकि फाइनली हमें बोला गया है कि ब्लॉक हमारा मोमेंटली रेस्ट पे आ गया है। फाइनल हमारी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? खाली स्प्रिंग की वजह से होगी, खाली स्प्रिंग की वजह से होगी। अब स्प्रिंग मेरा और एक्सटेंड हो गया है, तो हाफ k x0 प्लस h का होल स्क्वायर, दिस विल बी माय फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। ये इक्वेशन को आप लोग सॉल्व करोगे और आपके पास v की वैल्यू आ जाएगी। इतना ही हमें करना था कि ki की वैल्यू लिख ली, ui की वैल्यू लिख ली, फाइनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पता चल गई, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू पता चल गई, क्वेश्चन डन। हाँ बेटा मैम पर फॉर्मूला तो बोलो। मैम हाफ k x0 प्लस h का होल स्क्वायर कैसे आया मैम? स्प्रिंग में हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो कितना होता है? हाफ के एक्स स्क्वायर। हाफ के एक्स क्या है यहाँ पर? जो आपका नेचुरल लेंथ है, उस नेचुरल लेंथ से कितना आप एक्सटेंड कर चुके हो स्प्रिंग को। तो अगर आपकी नेचुरल लेंथ पहले L0 के बराबर थी, आपकी नेचुरल लेंथ पहले L0 के बराबर थी, तो आपने एक्सटेंशन अब कितनी दे दी है? x0 प्लस h एक्सटेंशन दे दी है ना। जितना आप अच्छा स्प्रिंग मैम, को ओके मैम। एक्सटेंड करोगे उसके हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी ना। सही है, ये वाली ओके इक्वेशन मैम। समझ में आई कैसे लिखी? यस मैम। यस मैम। अब इसको आप लोग सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने में भी कुछ ऐसे मंत्र मंत्र नहीं पढ़ने। हमारे पास आ गया हाफ mv² प्लस हाफ k x0 का होल स्क्वायर। हाँ कुछ नहीं है, मेथड दूसरा है आपका, थोड़ा थोड़ा। क्या डिफरेंस है? हाँ मतलब मैंने क्या किया है ना, जैसे इनिशियली उसको 0 मान लिया है और फाइनल पे हाँ उसको v मान के सॉल्व किया, तो नहीं, तो आपने लास्ट में उल्टा सॉल्व कर दिया ना। हाँ कह सकते हो। आपको वो निकालना नहीं है ना, फिर आपका आंसर अगर सेम आएगा तो तरीका पूरा गलत हो गया, कोई फायदा ही नहीं है उसका फिर। नहीं मतलब मेरा आंसर सेम आ रहा है, x की वैल्यू वही आ रही है, √mv² k। x, हाँ h की वैल्यू। हाँ मैंने x मान के किया ना।
हाँ ठीक है, वो आपकी सही वैल्यू आ रही है, बट आंसर का तरीका गलत है। देखो, तरीका फॉलो करना इज इंपॉर्टेंट, वरना अभी तो चलो सेम आ गया, हो सकता है कि बाद में कोई क्वेश्चन करो उसका गलत भी आ जाए। ओके मैम। ठीक है, तभी क्वेश्चन को समझ के अपन को सॉल्व करना है, खाली ये नहीं देखना कि नहीं करेक्ट आंसर आ जाए। आंसर तो आपका तभी आएगा जब आपका मेथड सही है। अगर मेथड गलत से आंसर सही निकाल रहे हो तो वहां पे कहीं ना कहीं फंस जाओगे। ठीक है, खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं होता यार, मतलब एबीसीडी जब 4 ऑप्शन दिखते हैं कि यार ये सही है या नहीं है। ठीक है, इसको मैंने एक्सपैंड कर दिया, ये mgh को मैं इस साइड पे ले आई, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स नॉट का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ के एच का स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस टू, टू तो कट जाएगा, 2 और हाफ, तो खाली के एच एक्स नॉट बचेगा, के एच एक्स नॉट माइनस एम जी एच। तो यहां से ये जो हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर, हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर है, वो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर मुझे एक्स नॉट की वैल्यू पता है कितनी है, एक्स नॉट इज इक्वल टू एम जी अपॉन के। सो इफ आई सब्सटीट्यूट दिस हियर, व्हाट विल आई गेट, के एच इंटू एम जी अपॉन के। सो दिस विल बी इक्वल टू एम जी एच। तो ये जो दोनों है ये भी मेरे कैंसिल आउट हो जाएंगे। एक सेकेंड, अच्छा विजिबल है? Yes. मैं बोल रही हूँ कि ये दोनों भी जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो बेसिकली व्हाट विल बी लेफ्ट विद, हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ के एच का स्क्वायर। तो आ गया ना, यहाँ से एच ही तो निकालना था आपको, हाफ से हाफ कट गया। सो डायरेक्टली आपके पास एच की कितनी वैल्यू आ जाएगी, एच स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट, एम बी स्क्वायर बाय के। सो दिस मींस दैट एच विल बी इक्वल टू वी अंडर रूट ऑफ एम बाय के। इज दिस ओके? क्वेश्चन समझ में आया कैसे लगाया हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रिंसिपल, कैसे सॉल्व किया? इसी तरीके से आपको थोड़ा सा अजम्पशन लेके क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। इज इट ओके बच्चों? मैम यस मैम, इट इज ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलूं आगे। मैम मेरा और आपका तरीका ना लगभग लगभग सेम था, बस मैंने जीरो और मतलब फाइनल इनिशियल मान के किया है, और आपने वही एल 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 नॉट मान के किया है, मतलब बेटा ज्यादा उल्टा डिफरेंस चल नहीं। गया ना फिर ब्लॉक, मेरा तो ये पॉइंट है ना। अब आपने वेलोसिटी फिर ऊपर की मानी है। नहीं, मैंने ये मान लिया है कि स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी जीरो थी, और जब वो नीचे आया तब उसकी वेलोसिटी वी हो गई। समझे? बेटा देखो, वो उसकी वेलोसिटी, वो तो बिल्कुल ही उल्टा हो गया ना केस। फिर आपकी एक्स नॉट इज इक्वल्स टू एम जी अपॉन के वाली इक्वेशन भी नहीं आएगी। यस मैम। वैसा तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है ना। अगर आपका स्प्रिंग पहले इक्विलिब्रियम पे है तो दैट मींस दैट उसमें कुछ तो एक्सटेंशन होने का कुछ रीजन तो होना चाहिए ना, यस मैम। है ना। अब वो एक्सटेंशन अगर आपकी हुई है तो फिर नीचे जाके वेलोसिटी नहीं आएगी। फिर नीचे जाकर अगर आपकी स्प्रिंग है, आपने उसको नेचुरली हैंग कर दिया, तो वो यस पहले ही मैम। तो वेलोसिटी से मूव करेगा, उसके बाद पॉज होएगा। वही तो यहाँ पर गिवन है। स्प्रिंग आपका नीचे जाकर वेलोसिटी तो गेन करेगा ही ना, क्योंकि स्प्रिंग में कंस्ट्रेंट है कि भाई उसमें ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। अच्छा, तो हम ये कहेंगे कि वी इनिशियल समथिंग है, वी फाइनल जीरो है। यस, यहाँ पर आपको वही गिवन है क्वेश्चन में, कि आपने, आपको एक स्प्रिंग गिवन था। हमारे पास स्प्रिंग एक नेचुरल लेंथ पे होता है, वो स्प्रिंग पे जब आप मास टांगोगे उसकी थोड़ी सी लेंथ इंक्रीज होएगी। वो आपकी इनिशियल स्टेट आपको गिवन है। उस इनिशियल स्टेट में अब इन्होंने एक थोड़ा सा शार्प सा ब्लो लगाया कि नीचे के डायरेक्शन में वेलोसिटी वी आ गई। अब उसके बाद जैसे ही आपने वेलोसिटी वी से अपने मास को डिस्प्लेस किया, वो आपका मास नीचे जाएगा, कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, और वेलोसिटी उसकी कम 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 होती रहेगी, बिकॉज देयर इज अ फोर्स व्हिच इज एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन व्हिच इज पुलिंग इट बैक। सो देयर विल बी अ सर्टेन पॉइंट जहां पर उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, जिसके बाद स्प्रिंग आपका ऊपर आ जाएगा और फिर वो ऐसे ऐसे बाउंस करता रहेगा। तो ये जो दोनों स्टेट है ना, जहां पे आपने कुछ वेलोसिटी दी स्प्रिंग को और वो नीचे चलना शुरू हुआ, और एक स्टेट जहां पर उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, उसमें आपसे पूछा है कि कितना डिफरेंस है हाइट का, तो वही तो इनिशियल और फाइनल स्टेट लोगे। ओके सही मैम, है। पता लग गया कि मतलब मैंने उल्टा मान लिया ना, मैंने ये कह हाँ, दिया कि बट वो फिजिकली भी तो पॉसिबिलिटी देखनी है ना आपको, कि भाई वो फिजिकली पॉसिबल भी है या नहीं है। हाँ, मेरी इमेजिनेशन बहुत बुरी है, मेरे को पता लग हाँ, रहा है। नहीं नहीं कोई नहीं, चलो अब ये वाला क्वेश्चन देखो एक बार, सी हाउ विल बी सॉल्व दिस, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो दिस मैम थैंक। आल्सो एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा सा लॉजिक सा लगेगा, आपका आंसर आ जाएगा इसमें।
करो कोशिश। बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि आप भी जैसे मैं आंसर दूंगी तो आप बोलोगे जेन्युइनली प्यारा क्वेश्चन था मैम। चलो कैसे करेंगे भाई? आपको ये क्वेश्चन में दो चीजें गिवन है, अगर आप ध्यान से पढ़ो। एक तो आपको ये अजीब सी पोटेंशियल एनर्जी गिवन है, हिंट बता रही हूँ ये, उसके बाद खुद ही सॉल्व करना। ये आपको पोटेंशियल एनर्जी गिवन है विच इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स जूल्स। एक आपको मैकेनिकल एनर्जी गिवन है विच इज गिवन टू यू एज 2 जूल्स। मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल निकालने का क्या मतलब है यार? स्पीड के बारे में बात हो रही है। स्पीड कहां से आएगी? काइनेटिक एनर्जी से। हमें पता है कि मैकेनिकल एनर्जी कितनी होती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? मैकेनिकल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। So this will give me an expression of kinetic energy. This will give me an expression of kinetic energy which is equals to half mv square, which will be equal to 2 minus x square upon 2 plus x. तो यहां से मेरे पास v स्क्वायर की वैल्यू नहीं आ गई बेटा? Yes, ma'am. 5. है ना? वेरी गुड। यहाँ से हमारे पास v स्क्वायर की वैल्यू आ गई। मास आपको 1 गिवन है। ये पूरी की पूरी इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा आपके पास? 4 plus 2x minus x square. This is what I was getting. सही है ना? क्लियर है ये चीज? यस मैम। अब यस मैम। ठीक है, अब ये v स्क्वायर हमारा 0 आ गया। आपसे मैक्सिमम स्पीड पूछी है, तो भाई मैक्सिमम स्पीड का मतलब क्या है कि इसका जो डेरिवेटिव होता है dv अपॉन dx 0 होना चाहिए। तो वो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि इसका मतलब है कि d ऑफ v स्क्वायर अपॉन dx भी 0 ही होना चाहिए, है ना? तो डायरेक्टली अगर मैं इसको भी डिफरेंशिएट कर दूंगी तो वो भी मेरा 0 ही आना चाहिए। So basically, if I am differentiating d of v square in terms of dx, what will I get? 0 plus 2 minus 2x. तो यहां से मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। x की वैल्यू कितनी आ गई? 1 मीटर। अब ये जो x की वैल्यू 1 मीटर आई है ना, इसको इधर सब्स्टिट्यूट करो और बताओ वेलोसिटी की क्या वैल्यू है। ये जो x की वैल्यू 1 आई है, सब्स्टिट्यूट इट हियर एंड टेल मी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इन दिस केस। दिस इज हाउ यू हैड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगा था बस। v square will be equal to 4 plus 2 minus 1, तो 5 आ जाएगा ना। तो वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा क्वेश्चन था? Yes, ma'am. एकदम मजेदार ठीक है, क्वेश्चन। बढ़िया। मतलब ma'am. सिंपल क्वेश्चन था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे थोड़ा सा दिमाग लगा हमारा मैम इस क्वेश्चन में। यस चलो आगे चलो, थोड़ा सा एक ग्राफ वाला क्वेश्चन देख लो। अब करो इसको सॉल्व। ग्राफ आपको गिवन है, कुछ कंजर्वेटिव फोर्स आपको बोल रखा है जो इस किसी ऑब्जेक्ट को एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करवा मैम रही है। ग्राफ के क्वेश्चन नहीं बनते मैम मुझसे, पता नहीं क्यों कभी नहीं बनते। कोई नहीं, ग्राफ को इंटरप्रेट करना पड़ेगा बेटा। पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन कैसे हो रहा है एक्स के साथ, वो आपको गिवन है। आपको मैम बोला है नहीं कि एक्स। सिर्फ ये हाँ ग्राफ नहीं, जैसे काइनेमैटिक्स में भी कोई ग्राफ का क्वेश्चन आ जाता है ना, तो वो मुझसे नहीं बनता, मैं उसे स्किप कर देता हूँ पहले ही। नहीं नहीं, बल्कि मैं तो बोलूंगी कि ग्राफ क्वेश्चंस तो मुझे ज्यादा इजी लगते थे एज कम्पेयर टू द वैसे वाले क्वेश्चंस। ग्राफ क्वेश्चन में कहीं भी आपके आ सामने एक और डेटा है। अब यहाँ पर आप लोगों को गिवन क्या क्या है ये लिख लो। गिवन है कि x इज इक्वल टू, जब आपका 5 मीटर है तब आपकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू एट 5 इज गिवन टू यू एज 50 जूल्स। एंड एडिशनली आपको एक और चीज गिवन है कि पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी है? 15 प्लस x माइनस 3 का होल स्क्वायर जूल्स। तो अब पूछा क्या गया है कि आपको सबसे पहले बता रहा है मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कितना होगा। तो कैसे निकालेंगे भाई मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम? मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कैसे निकालोगे? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, वेरी गुड। तो अब ये काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कैसे आएगी? x इज इक्वल टू 5 मीटर पे निकाल लो, पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी? काइनेटिक एनर्जी मैच कर दो, वैसे ही तो आएगी ना। अगर मैं x इज इक्वल टू 5 मीटर पे, मुझे काइनेटिक एनर्जी तो गिवन है और मुझे कहीं पे काइनेटिक एनर्जी गिवन ही नहीं है। बिल्कुल सही, वेरी गुड, गुड जॉब।
अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी भी निकालूंगी कितनी हो जाएगी 15 प्लस 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर, मतलब 15 प्लस 4 19 जूल्स आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि मैकेनिकल एनर्जी मेरी कितनी हो गई 69। ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है सबसे पहला देना चाहिए था, ये सिंपल क्वेश्चन है। मैकेनिकल एनर्जी कितनी हो गई हमारी 69 जूल्स। ठीक है मैम। सेकेंडली आप लोगों से क्या पूछा गया है कि काइनेटिक एनर्जी आपको क्या लग रहा है जब एक्स इज इक्वल्स टू 3 मीटर होगा तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी या मैक्सिमम होगी? यस मैम। यस मैम का आंसर नहीं है, मैक्सिमम या मिनिमम बताओ। यस मैम क्या होता है? मैक्सिमम। यस मैम, मैक्सिमम होगी। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? क्योंकि हमें पता है कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है। पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी। गुड जॉब। मैकेनिकल एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। इसका क्या मतलब है? मैकेनिकल एनर्जी हमारी एक कांस्टेंट है, मैकेनिकल एनर्जी इज कांस्टेंट। तो इसका मतलब है कि जब पोटेंशियल एनर्जी मेरी मैक्सिमम होगी, जब पोटेंशियल एनर्जी मेरी मैक्सिमम होगी तब काइनेटिक एनर्जी को मिनिमम होना पड़ेगा, यस है मैम। ना? और जब पोटेंशियल एनर्जी मेरी मिनिमम होगी, पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। So that means that in this particular graph which is given to us, kinetic energy हमारी maximum होगी x is equals to 3 पे, क्योंकि potential energy हमारी minimum है। Is that okay बेटा? यस मैम। ठीक है। So that means that at x is equals to 3 meters, kinetic energy will be maximum. Kinetic energy will be maximum. Very good. Now let's move forward and see the third case. अब thirdly आपको क्या पूछा गया है कि maximum value of kinetic energy कितनी होएगी? तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होएगी? जब x इज इक्वल टू 3 है। तो अब x इज इक्वल टू 3 पे आपको पोटेंशियल एनर्जी गिवन है। यस मैम। एट x इज इक्वल टू 3 पोटेंशियल एनर्जी कितनी गिवन है ग्राफ में? 15। पोटेंशियल एनर्जी आपको 15 गिवन है ना? तो अब टोटल एनर्जी जो है आपकी 69 है, तो 45 थोड़ी आएगी। अच्छा वो सॉरी हाँ, 59 काइनेटिक है। एनर्जी कितनी हो जाएगी? 69 माइनस 15 कितना हो जाएगा? 54। 54। अच्छा उल्टा बोल दिया बच्चे ने, तो सही है वो भी। काइनेटिक एनर्जी मैक्स कितनी हो जाएगी? 54 जूल्स। इज दिस ऑल्सो ओके? यस मैम। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था ये भी। अब एक आपका जो जेई का काफी पॉपुलर क्वेश्चन है वो थोड़ा सॉल्व करते हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन अगर तुमने देखा है कि जेई का ये जो वर्क एनर्जी पावर की चीजें हैं, तो वहां पे ऐसा क्वेश्चन जरूर देखा होगा। हम भी प्रेशराइज था। प्रीवियस स्लाइड दिखाऊं? अच्छा देख लो बच्चों। हम स्क्रीन प्रीवियस स्लाइड दिखा रही थी ना, नहीं दिख रही क्या? नहीं मैम। बताओ, भी आई? यस मैम। ठीक है, देख लो बच्चा। मैम इसलिए नेक्स्ट चॉइस राइट। देख लो बच्चा, एक बार क्वेश्चन दिखा दो, स्क्रीनशॉट ले। देख लो। ये वाला नहीं है, दूसरा। नेक्स्ट वाला कर लो, सॉल्व करो। ठीक है, एक बार कर लो नोट डाउन बेटा फटाफट, फिर चलते हैं आगे। चलूं आगे बच्चों?
यस मैम। ठीक है, अब ये जो अगला वाला क्वेश्चन है ये सुपर इंटरेस्टिंग है, और इसमें ना एक जो हमने अभी ये डेरिवेशन करी थी, जो हमने 2 क्वेश्चन करे थे रॉड वाले, उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट यूज हो रहा है। तो वो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो है वो तुम्हें लिखवा रही हूँ मैं, इसको नोट बना के लिख लो कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था। अगर ये मेरी ग्राउंड है और ग्राउंड के ऊपर रॉड है, ग्राउंड के ऊपर रॉड है, ऐसे खड़ी हुई है रॉड, इसकी लेंथ, स्क्रीन पॉज है क्या, एक सेकंड, यस मैम। अभी आया? यस मैम। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि इस केस में पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, mg/L/2। तो ये जो पोटेंशियल मैम एक एनर्जी आई है, क्वेश्चन था हाँ मैम, वो मैम जो डिस्टेंस कवर कर रहा है मैम, जैसे कि अगर ये टेबल से स्लिप ऑफ होगा तो मैम जो डिस्टेंस कवर करेगा तो मैम वो 12/3 तो होगा, अगर ये चेन पूरी। राइट, मैम ओके मैम। सही बोल रहे हो, एकदम सही बोल रहे हो बेटा, वो सीधी खड़ी हो जाएगी चेन बस। ठीक है, अब मैं क्या बोल रही हूँ कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारी mg/L/2 आई है, तो होता क्या है कि जैसे ये यूनिफॉर्म रॉड है ना, तुम यूनिफॉर्म रॉड को ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि उसका सारा का सारा मास उसका जो सेंटर ऑफ द रॉड है उस पे कॉन्सेंट्रेटेड है, और ये जो सेंटर ऑफ द रॉड है दिस विल बी एट अ डिस्टेंस ऑफ L/2। तो अगर मेरे पास कोई भी रॉड है, मैं उसको इमेजिन कर लूं कि मेरा सारा का सारा मास सेंटर ऑफ द रॉड पे कॉन्सेंट्रेटेड है, तो वो सेंटर ऑफ द रॉड की जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी दैट विल बी द सेम पोटेंशियल एनर्जी इन दिस केस। यही वाला सेम आंसर आपका सेकंड केस में भी आया, अगर आप ऑब्जर्व करो तो। उसमें मेरे पास एक रॉड थी, ये मेरी रॉड थी, ठीक है बेटा। अब ये जो रॉड थी दिस वाज एट अ लेंथ L, दिस रॉड वाज एट अ लेंथ L एंड इट इज एट एन एंगल थीटा। तो अब अगर अगेन आप बोलो कि मेरी जो रॉड है उसका सेंटर कहीं यहां पर लाई कर रहा है, उसका जो सेंटर है वो L/2 पे लाई करेगा, जो इसका ये रॉड का सेंटर है दैट विल लाई एट L/2। तो इफ आई राइट डाउन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द L/2 वाला पॉइंट, व्हाट विल आई गेट, व्हाट विल आई गेट, mg/L/2, और यहां पर भी sin थीटा का फैक्टर आएगा बिकॉज ऑफ द हाइट। यही पोटेंशियल एनर्जी तो आई थी हमारी इंटीग्रेट करके, यही पोटेंशियल एनर्जी तो हमारी आई थी इंटीग्रेट करके। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी, अगर आपके पास कोई रॉड हो, इस चेन के केस में भी मैं यही कॉन्सेप्ट यूज करूंगी कि जो भी अगर लंबी सी कोई चीज है, अगर वो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म चेन आपको गिवन है, तो बेटा इस सिचुएशन में जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो आप उसके सेंटर पे पूरी की पूरी कॉन्सेंट्रेटेड मान सकते हो। इज दैट क्लियर बेटा? चलो, अब ये क्वेश्चन में आप लोगों को क्या गिवन है, अब इस क्वेश्चन पे आओ कि सबसे पहली स्टेट है मेरी चेन की, लेट मी रीड्रॉ दैट। सबसे पहली मेरी जो चेन की स्टेट है वो कुछ इस तरीके से है दैट ये मेरा कुछ 2L/3 पार्ट है चेन का, 2L/3 पार्ट कुछ ऐसे है, और L/3 पार्ट कुछ मेरा हैंग हो रखा है। L/3 पार्ट जो है वो मेरा कुछ हैंग हो रखा है। यही हो रहा है इस वाली सिचुएशन में बच्चों। दूसरी स्टेट में अब आपको क्या बोला गया है, दूसरी स्टेट में अब आपको क्या बोला गया है कि भाई ये जो चेन है ये स्लिप हो जाएगी ना, ये जो चेन है ये इस तरीके से रखी हुई है बट ये स्लिप हो जाएगी। तो आपको बताना है कि जैसे जैसे ये स्लिप होगी वैसे वैसे इसकी वेलोसिटी बढ़ती रहेगी। तो जब ये पूरी की पूरी स्लिप हो गई उस केस में इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है वो आपको बतानी है। जब ये वाली जो चेन है ये पूरी की पूरी स्लिप होगी, मतलब पूरी की पूरी इसकी लेंथ ऐसे कुछ आ गई, तो इस केस में आपकी काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी वो आपको बतानी है। क्वेश्चन समझ में आया? इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या होगी वो समझ में आई? मैम क्या आएगी काइनेटिक एनर्जी? 2mg/3। स्क्वायर आया है इसका, मतलब 2/3 की जगह मेरा 4/9 आ रखा है, तो काफी क्लोज हो, कहीं ना कहीं कुछ छोटी सी गड़बड़ जरूर करी है। जानते हो फिजिक्स इतनी अच्छी क्यों लगती है मैम मेरे को? क्यों? मैम फिजिक्स के अंदर ना अगर आपने क्वेश्चन सोच लिया ना, तो अगर आप कोई हल्की फुल्की गलती भी कर दोगे तो भी ऑप्शंस के बेसिस पे आपका आंसर सही आ जाता है 99% केसेस में। ठीक नहीं, आई डोंट अग्री विद दैट, आई से दैट दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन इन फिजिक्स में इतना ऑफनली। अब बेटा नहीं एक बार ये वाला क्वेश्चन देखो, उसके बाद आते हैं थ्योरी में। लास्ट वही क्वेश्चन है बस hard आज की लगती क्लास है। में, मेरे को भी हार्ड ही लगती थी बचपन में। तो यहाँ तो पे बेटा मैंने केमिस्ट्री ये हार्ड जो होती है। ये वाला जो ग्राउंड लेवल है ना, इसका वेलोसिटी मतलब इसका जो पोटेंशियल है वो 0 ले लिया, ये जो ग्राउंड लेवल है। अब यहाँ पर इनिशियली मेरी कुछ वेलोसिटी नहीं होएगी, जैसे जैसे ये चेन स्लिप होएगी तो फाइनल मेरे पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी आ जाएगी नीचे की डायरेक्शन में। सो इफ आई एम यूजिंग द मैकेनिकल एनर्जी की कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट, दिस इज द इक्वेशन व्हिच आई विल गेट। नाउ ऑल आई हैव टू डू इज रिकॉग्नाइज द एनर्जीज। काइनेटिक एनर्जी रिकॉग्नाइज करना मैम बहुत इजी काम है। काइनेटिक एनर्जी इनिशियली 0 हो जाएगी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी ये बताओ?
सबसे पहली चीज, पोटेंशियल एनर्जी ऊपर वाली 0 है और तुम्हारी चेन नीचे लटक रही है, कितना मास लटकेगा, m/3 के बराबर मास लटकेगा, क्योंकि नीचे की साइड पे हाइट जा रही है इसलिए कुछ नेगेटिव आएगी पोटेंशियल एनर्जी। तो मास मल्टीप्लाइड बाय g मल्टीप्लाइड बाय, मैंने क्या बोला था कि इसका जो सेंटर है वहां पे तुम्हारा लाई करेगा, तो L/6। दिस इज माय पोटेंशियल एनर्जी इन दिस केस, दिस इज माय इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। m/3 क्यों, क्योंकि इसका जो चेन जो लटक रही है उसका मास आपका m/3 होएगा। एक सेकेंड, स्क्रीन विजिबल है बच्चा? यस मैम, अब आ गई। ठीक है, मैं बोल रही हूँ कि m/3 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये जो चेन लटक रही है इसका मास आपका m/3 के बराबर होएगा। L/6 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये जो L/3 वाली चेन है इसके सेंटर पे मैंने बोला है, इमेजिन कर लो कि इसके सेंटर पे एक मास है, यूनिफॉर्म चेन के केस में वहीं पे सारा पोटेंशियल एनर्जी लाई कर रहा है, और L/6 इसलिए आ गया, जी आपको पता ही है mgl के बराबर आता है। वैसे ही आपकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ mv स्क्वायर एंड फाइनल पोटेंशियल एनर्जी विल बी व्हाट। अब मेरी पूरी की पूरी चेन लटक चुकी है, मेरी पूरी की पूरी चेन लटक चुकी है, तो पूरा मास लटक चुका है, मल्टीप्लाइड बाय जी। क्या बेटा? mgl/2। वेरी गुड। और यहाँ पर जो लेंथ होगी उसका आधा कर दूंगी, क्योंकि पूरी की पूरी चेन लटक चुकी है, तो खाली मेरे पास यहाँ पर L/2 का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो यहां से अब आपको आंसर निकालना है, बस हो गया आपका काम। यहां से आप देख सकते हो कि मैम हाफ mv स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट, mgl/2 माइनस mgl/18। दिस इज द आंसर। तो यहां से आपका आंसर आ जाना चाहिए। एक बार बताओ क्या आंसर आएगा। मेरा जो यहाँ से वैल्यू आया था, मैम एक क्वेश्चन था। हाँ मैम इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तो थी मैम इसकी, मैम वो मैम L/6 कैसा है मैम? L/6 क्यों आएगा, क्योंकि L/3 लेंथ आपकी लटक रही है, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो उसके आधे डिस्टेंस पे कॉन्सेंट्रेटेड है। ओके तो मैम। आधा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, L/6 हो जाएगा ना। तो मेरी जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आई थी वो आ गई थी यहाँ से, यार 18 - 2 करोगे तो 16/18 आ जाएगा ना। तो 16/18 जो क्या सॉल्व करते हैं इसको, mgl/2 माइनस mgl/18, तो 8 mgl/18 कुछ आ जाएगा तुम्हारे पास। तो मेरा जो आंसर आया था वो शायद 4 mgl/18 आया था। एक बार चेक कर लेना सब बच्चे, 4 mgl/9 सॉरी। मैम आंसर तो मेरा भी यही आ रहा था, मतलब अप्रोक्स में यही था। ठीक है, क्लियर है ये चीज कैसे हुई? मैम यस मैम, इमेजिनेशन का गेम है। इमेजिनेशन का गेम है ये, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को समझने का गेम है। इनिशियल स्टेट क्या है, फाइनल स्टेट क्या है, ये समझने का गेम है। सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों के हो जाएंगे। सही है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज